मेगास्थनीज की इंडिका किताब पर ये तीसरा वीडियो है। आज बात होगी, इस किताब में जिक्र है डायोनुसस, हेराक्लीस और मेरोस का। ये तीन नामों का जिक्र इस किताब में आता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। किताब की शुरुआत में बोला गया है कि यह अंश यूनानी लेखक मेगास्थनीज और उनके बाद के लेखकों द्वारा उद्धृत भारतीय परंपराओं से संबंधित है, जिसमें भारतीयों की प्राचीन कथाओं को यूनानी देवता डायनो डायनी डायोनिसस से जोड़ा गया है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। तो बात क्या हो रही है कि मेगास्थनीज की इंडिका में और उसके बाद के लेखकों ने एक डायोनिसस नाम के यूनानी देवता को भारत की कहानियों से जोड़ा गया है। भारत की वो कहानियाँ जो मेगास्थनीज के टाइम पे, या फिर हम यूँ कहें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत में मेगास्थनीज ने सुनी थी। भारत के सबसे अधिक विद्वान लोग कुछ कथाएं सुनाते हैं, जिनका संक्षिप्त सार देना उचित होगा। वे बताते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल में, जब इस देश के लोग अभी गांवों में रहते थे, तब डायो डायोनिसस पश्चिम दिशा में स्थित प्रदेशों से आया। वह एक विशाल सेना के साथ आया था। तो बात होती है डायोनिसस के बारे में कि वो पश्चिम से आया, तब जब लोग खेती किसानी करते थे और गांव में रहते थे। इस तरह से समाज इतना विकसित नहीं हुआ था, उस जमाने की बात बता रहे हैं लोग। वो मेगास्थनीज ने यहाँ के भारतीय विद्वानों से सुना हुआ था। आगे डायनोसिस के विषय में आगे बात होती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, कुछ लोग मानते हैं कि इस नाम के तीन अलग अलग व्यक्ति हुए, जो अलग अलग युगों में रहते थे और प्रत्येक के अपने अपने कार्य थे। इसके अनुसार सबसे प्राचीन डायनोसस का नाम इंडोस था, चूंकि उस देश की अनुकूल जलवायु के कारण वहाँ बेल, अंगूर की लता स्वाभाविक रूप से अधिक मात्रा में उत्पन्न होती थी। इसलिए उसने सबसे पहले अंगूरों को कुचलकर उनसे रस निकालना और मदिरा के गुणों का उपयोग करना खोजा। इसी प्रकार उसने यह भी पता लगाया कि अंजीर और अन्य फलदार वृक्षों की खेती कैसे की जानी चाहिए, और यह ज्ञान उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिया। संक्षेप में अगर हम कहें तो ये वही व्यक्ति था जिसने फलों को एकत्र करने में और उनका उपयोग करने की विधि खोजी। इसी कारण उसे लियोनो लिनायोस भी कहा गया। आगे इस डायनोसस को काटापोगन भी कहते हैं, क्योंकि भारतीयों में यह प्रथा है कि वे अपनी दाढ़ियों को बहुत सावधानी से अंत तक बढ़ाते और संभालते हैं। यहाँ यूनानी लेखक भारतीय परंपराओं को अपने परिचय मिथकीय ढांचे में ढालने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात लेखक लिख रहा है कि यहाँ पे जो अ, यूनानी लेखक मतलब मेगास्थनीज क्या कर रहा है कि अपने किसी मिथकीय ढांचे को भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्राचीन किस वे भारतीय किसी प्राचीन नायक या देवतुल्य व्यक्ति को डायनोसिस से जोड़ते हैं, क्योंकि डायनोसिस पुरानी परंपरा में अंगूर और शराब का देवता था। किस में? ग्रीक परंपरा में। ग्रीक परंपरा में अंगूर और शराब का देवता कौन था? डायनोसिस था। इसीलिए ग्रीकों ने भारत की जो कहानी सुनी उसको डायनोसिस से जोड़ा। अब वो भारतीय लोग किसकी कहानी कह रहे थे, वो अलग बात हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना हो। तो डायनोसिस की क्या क्या खूबियाँ थी? वो अंगूर और शराब का देवता था, कृषि और सभ्यता का प्रचारक माना जाता था, पूर्वी देशों विशेषकर भारत की यात्राओं
की कथाओं से जुड़ा था उसके बारे में ग्रीक की कहानियों में मतलब क्या है कि मेगास्थनीज जहाँ रहा, ग्रीक में डायनोसिस की कहानी थी कि ये पूरब के देशों में गया हुआ है या उधर वो उसकी यात्रा की हुई है, इसीलिए उसने डायरेक्ट डायनोसिस से ही जोड़ दिया। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि यह वर्णन संभवतः भारतीय परंपरा के किसी देवता नायक जैसे शिव, कृष्ण या किसी प्राचीन सांस्कृतिक नायक को यूनानी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास हो सकता है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान निश्चित नहीं है। तो क्या आज के इतिहासकार क्या बोलते हैं कि जो डायनोसिस की बात कर रहा है मेगास्थनीज, वो किसी भारतीय देवता या नायक की बात कर रहा है जैसे शिव, कृष्ण या कोई और सांस्कृतिक नायक, लेकिन ये ऐतिहासिक बात नहीं है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। तो इस बात को कहना कि वो कृष्ण हो या शिव हो, ये थोड़ी सी बायसनेस होगी, इसे हम पूरी तरह से ऐसे नहीं स्वीकार कर सकते बिना किसी रीजन के। आगे इसमें कहा गया है उसने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। किसने? डायनासिस ने। क्योंकि ऐसा कोई बड़ा नगर नहीं था जो उसकी सेना का सामना कर सके। लेकिन जब गर्मी अधिक बढ़ गई और डायनासिस के सैनिक एक महामारी से पीड़ित होने लगे, तब उस सेनापति ने अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, डायनासिस एक बुद्धिमान सेनापति था, उसने क्या किया, अपनी सेना को मैदानों से हटाकर पहाड़ियों की तरफ ले गया और वहां ठंडी हवाएं और झरनों से निकलने वाले शुद्ध जल के कारण सेना ने स्वास्थ्य पुनः प्राप्त किया और बीमारी से उबर गई। पर्वतों के बीच वह स्थान जहां डायनासिस ने अपनी सेना को स्वस्थ किया उसे मेरोस कहा गया या मेरोस पर्वत कहलाया। इसके बाद डायनासिस ने सेना का नेतृत्व करते हुए संसार के विभिन्न भागों की यात्रा की और मनुष्यों को अंगूर की बेल लगाना तथा अंगूरों की शराब बनाने के लिए दबाना सिखाया। इसी कारण उसे लेनायोस भी कहा गया या लेनायोस कहा गया। इसी प्रकार उसने अन्य खोजों और शिक्षाओं का ज्ञान सभी लोगों को दिया। जब वह मनुष्यों के बीच से चला गया तब जिन लोगों को उससे लाभ हुआ उन्होंने उसे अमर सम्मान प्रदान किया। यह भी कहा जाता है कि भारत में आज भी वह स्थान दिखाया जाता है जहां यह देवता रहा था और स्थानीय भाषाओं में कुछ नगर उसके नाम से पुकारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण मौजूद हैं जो ये दिखाते हैं कि उसका जन्म भारत में हुआ था। हालांकि इसका विस्तार से वर्णन बहुत लंबा हो जाएगा। तो किसकी बात हो रही है? डायनोसिस के, मतलब मेगास्थनीज ने जिसे डायोनिसस कहा, उसके प्रमाण भारत में उस समय मौजूद थे और जिनसे ये भी साबित होता है कि वो उसका जन्म भारत में ही हुआ था। ओके, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ वर्णित जो जो यहाँ पे जो मेरोस पर्वत की बात हुई है उसको कई सारे विद्वान मानते हैं कि ये बात मेरू पर्वत की हो रही है। और जो डायनासिस है, यूनानी कथाओं में डायनासिस का जिक्र क्या होता है? सभ्यता, कृषि और अंगूर और मदिरा का प्रसारक था। और भारतीय विजय भी उसको ये माना जाता है कि वो भारत में आया और विजय प्राप्त किया। ये ग्रीक कथाओं में है। और मेरोस जो है, जिस पर्वत का नाम बोला गया है, वहाँ पे ये संभवतः मेरू पर्वत है। यह कथा ऐतिहासिक विजय का प्रमाण नहीं मानी जाती, बल्कि यह दर्शाती है कि सिकंदर से पहले भी यूनानी जगत में भारत के बारे में धार्मिक और सांस्कृतिक कथाएं प्रचलित थीं। यूनानी लेखक भारत की प्राचीन परंपराओं को अपने देवताओं और मिथकों के साथ जोड़कर समझते थे। तो ये जो कहानी है ना, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि कोई भारत विजय के बारे में कहानी नहीं का प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि इसके बारे में ये प्रमाण मिलता है कि यूनानी
लोगों के जिक्र, मतलब ग्रीक में भारत का जिक्र पहले भी होता था, एक मेगास्थनीज और सिकंदर के भारत आने से पहले। आगे लिखा गया है यह कथा, हाँ जैसे हमने बोला कि ये कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ठीक है। इस परिस्थिति के कारण निस्संदेह यूनानियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए यह कथा सुरक्षित रखी कि डायनोसिस अपने पिता के यहाँ पाला पोसा गया था। इसके बाद उसने अपना ध्यान उपयोगी पौधों की कृत्रिम खेती की ओर लगाया। उसने यह रहस्य भारतीयों को बताया और उन्हें शराब बनाने की विधि तथा मनुष्यों के कल्याण से संबंधित अन्य कलाएं सिखाई। ये मेगास्थनीज लिखता है डायनासिस के बारे में। आगे, इसके अतिरिक्त वह बड़े बड़े नगरों का संस्थापक था। उसने गांवों को हटाकर उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर बसाया और लोगों को संगठित नगर जीवन की ओर ले गया। उसने लोगों को देवताओं की पूजा करने की विधि बताई और कानून या न्यायालयों की व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार अनेक महान और श्रेष्ठ कार्य करने के बाद उसे देवता के रूप में सम्मानित किया गया और उसने अमर प्रसिद्धि प्राप्त की। यह भी कहा जाता है कि वह अपनी सेना के साथ बड़ी संख्या में स्त्रियों को लेकर चलता था और युद्ध के समय सैनिकों को व्यवस्थित करने के लिए ढोल और झांझ का उपयोग करता था, क्योंकि उस समय तक तुरही या ट्रम्पेट का आविष्कार नहीं हुआ था। यह बात डायनोसिस के बारे में मेगास्थनीज बता रहा है। उसने उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने 52 वर्षों तक पूरे भारत पर शासन किया और फिर वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसके बाद शासन संभाला और लगातार वंश परंपरा के अनुसार राजसत्ता आगे बढ़ती रही। अंततः कई पीढ़ियों बीत गई तो कहा जाता है कि यह राजसत्ता समाप्त हो गई और नगरों में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी उस समय। इस प्रकार डायोनुसस और उसके वंशजों से संबंध में प्रचलित परंपराएं हैं। तो यहाँ पे जो यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने भारतीय कथाओं के वर्णन से संबंधित है, इसमें डायनासिस को सिर्फ शराब के देवता के रूप में नहीं बल्कि कल्चरल हीरो के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। आगे अगर हम देखें तो ये चीज़ बार बार आ रहा है कि डायनासिस क्या करता था, कृषि का प्रचारक था, खेती सिखाता था, अंगूर और शराब बनाने की कला जानता था, नगरों की स्थापना करना, कानून और न्याय व्यवस्था बनाना और धार्मिक अनुष्ठान कराना। यह शैली यूनानी परंपरा के प्रसिद्ध सभ्यता लाने वाले नायक की है। भारतीय संदर्भ में यूनानी लेखक संभवतः किसी प्राचीन नायक या सांस्कृतिक संस्थापक कथाओं को डायनोसिस से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बार बार ये कोशिश मतलब बताया जा रहा है कि जो मेगास्थनीज ने डायनोसिस जिसको भारत में बताया, उसकी कहानी भारत में किसी व्यक्ति से मिलती जुलती थी, किसी देवता से या किसी महान राजा से मिलती जुलती थी, और मेगास्थनीज ने उसको मिक्स कर दिया। ये आधुनिक इतिहासकारों का मानना है और ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है। आगे है कि 52 वर्षों का जो शासन है और वंश परंपरा की जो बात इसमें कही गई है उसे प्रमाण नहीं माना जाता, बल्कि ये एक कथा और कहानी के रूप में ही प्रस्तुत करी जाती है। हाँ, भारत के पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच में ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं। अब मेगास्थनीज आगे लिखता है कि हेराक्लीज का भी जन्म उन्हीं के बीच हुआ था। वे उन्हें यूनानियों की तरह ही गदा और सिंह की खाल से संबंधित बताते हैं। तो हेराक्लीज क्या करता था, वो सिंह की खाल अपने पास रखता था और गदा रखता था। ये एक दूसरा नायक हेराक्लीज है। वह व्यक्तिगत शक्ति और वीरता में अन्य सभी मनुष्यों से बहुत आगे था। उसने समुद्र और भूमि को हानिकारक एवं हिंसक जीवों से मुक्त किया। उसने अनेक स्त्रियों से विवाह किया और उसके बहुत से पुत्र हुए, लेकिन केवल एक ही पुत्री हुई। किसकी बात हो रही है? हेराक्लीस की बात हो रही है।
जब उसके पुत्र वयस्क हो गए तो उसने पूरे भारत को अपने बच्चों के लिए समान भागों में बांट दिया और अपने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें राजा बना दिया। इसी प्रकार उसने अपनी एकमात्र पुत्री के लिए भी व्यवस्था की। उसने उसका पालन पोषण किया और उसे रानी बनाया। वह अनेक नगरों का संस्थापक था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा नगर उसने पालीबोथरा नाम दिया। पालीबोथरा की बात यानी ये पाटलिपुत्र या आज के बिहार की बात हो रही है। उसने वहां भव्य महल बनवाए और नगर के भीतर बड़ी संख्या में लोगों को बसाया। उसने उस नगर को विशाल खाइयों से सुरक्षित किया, जिसमें नदी से लाया गया पानी भरा रहता था। इस प्रकार जब हेराक्लिस मनुष्यों के बीच से चला गया तो उसे अमर सम्मान प्राप्त हुआ। उसके वंशजों ने नई कई पीढ़ियों तक शासन किया कार्यों के लिए और महान कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने न तो भारत की सीमाओं से बाहर कोई सैन्य अभियान चलाया और न ही विदेशों में कोई उपनिवेश स्थापित किए। तो यहाँ वर्णित हेराक्लीस को यूनानी लेखक भारतीय परंपरा के किसी महान देवता या नायक से जोड़ते हैं। अंश में अंश के अंत में टिप्पणीकार लिखता है कि संभवतः यहाँ शिवा का संकेत है, क्योंकि हेराक्लीस की तरह शिव को भी अधिक शक्तिशाली योद्धा माना जाता है था या माना जाता है। लेकिन यहाँ मैं इसमें पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जो शिव के बारे में हम जानते हैं वो हेराक्लीस से नहीं मिलती है। गदा और सिंह चर्म जैसी छवियां भारतीय धार्मिक प्रतीकों से किसी हद तक मेल बैठाने का प्रयास हो सकती है, और जो पाटलिपुत्र है वो वास्तव में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना का बात हो रहा है। लेकिन कुछ बातें भारतीय परंपरा से मेल नहीं खाती हेराक्लिस के बारे में। जैसे शिव के अनेक पुत्र और अनेक पत्नियां वाली यह कथा सामान्य हिंदू पुराणों से मेल नहीं खाती है। इसलिए यह संभव है कि यूनानी लेखकों ने भारतीय कथाओं को अपने परिचय या हेराक्लिस मिथक में के ढांचे में डाल दिया। तो अभी यहाँ पे जो राइटर है वही कह रहा है, क्योंकि हेराक्लिस की कहानी शिव से पूरी तरह से मैच नहीं खाती, इसलिए उसने यहाँ के किसी नायक की कहानी सुनी, उसको ढाल दिया अपनी ग्रीक मैथोलॉजी के आधार पे या उस तरीके से। पर यह भी जरूरी नहीं है कि जो आज के इतिहासकार बात कर रहे हैं जैसे शिव और कृष्ण से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ इतिहासकारों के अपने ओपिनियन है। हो सकता है उस समय किसी ऐसे देवी देवता का जिक्र हो जिसके बारे में आज हम जानते नहीं हैं, या किसी ऐसे नायक का जिक्र हो जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। यह वर्णन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि सिकंदर के समय और उसके बाद यूनानी विद्वान भारत की धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे अक्सर उन्हें यूनानी देवताओं के समान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहानी का अगला हिस्सा होता है यह। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अंततः जब बहुत से वर्ष बीत गए तब अधिकांश नगरों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया, यानी डेमोक्रेसी आ गई। और यद्यप कुछ नगरों ने राजतंत्रीय व्यवस्था को बनाए रखा जो भारत पर सिकंदर के आक्रमण तक जारी रही। भारतीयों में प्रचलित अनेक उल्लेखनीय रीति रिवाजों में से एक ऐसी परंपरा है जिसे उनके प्राचीन प्राचीन दार्शनिकों ने निर्धारित किया था और जिसे वास्तव में प्रशंसनीय माना जा सकता है। कानून यह आदेश देता है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सभी स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए इस बात का सम्मान करेंगे कि स्वतंत्रता का समान अधिकार सबको प्राप्त है। उनका विचार था कि जो लोग न तो दूसरों पर प्रभुत्व जमाना जान सीखते हैं और न ही दूसरों के सामने दासवत झुकना सीखते हैं, वे जीवन के सभी परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह उचित और तर्क संगत है कि ऐसे कानून बनाए जाए जो सभी लोगों को समान रूप से बांधे, लेकिन संपत्ति का विवरण असमान हो सकता है। तो यहाँ तक जो कहानी थी
वो डायोनुसस और हेराक्लिस की कहानी जो मेगास्थनीज ने जिनका जिक्र किया आज हमने तीसरे वीडियो में इंडिका के देखा। आगे भी वीडियो इस पे जारी रहेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।